नमस्कार, सवाल इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अंकित त्यागी। इस वक्त आप एनडीटीवी के साथ हैं। आज शुरुआत करेंगे दिल्ली में दमघोटू हवा की वजह से लोगों को जो परेशानियां हो रही हैं, सरकार क्या अपने कदम उठा रही है, उस पर चर्चा करते हुए दिल्ली में अब 13 तारीख से लेकर 20 नवंबर तक ऑड इवन का जो कानून है वो लागू रहेगा। 13, 15, 17, 19 यानी कि ये जो ऑड नंबर की जो गाड़ियां हैं वो 13, 15, 17, 19 तारीख को चल पाएंगी। वहीं अगर बात करें तो 14, 16, 18 और 20 तारीख को इवन नंबर की गाड़ी चल पाएंगी। यानी कि अगर आपका जो गाड़ी का नंबर के अंत में अगर 2, 4, 6, 8 या 0 आता है तो आप जो बाकी जो तारीख है जैसे कि 14 तारीख, 16 तारीख, 18 तारीख और 20 नवंबर को ही अपनी गाड़ी चला पाएंगे। उसके अलावा जो नंबर की गाड़ियां हैं वो 13, 15, 17 और 19 नवंबर को आप सड़क पर लेकर निकल पाएंगे। प्रदूषण की गंभीर स्थिति को देखते हुए अब GRAP 4 भी जो स्टेप 4 है उसका वो भी लागू कर दिया गया है। इसके लागू होते ही डीजल कमर्शियल व्हीकल जो हैं, जो गाड़ियां डीजल कमर्शियल गाड़ियां भी हैं, उन सब पे भी सभी तरह की रोक लग जाएगी। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी यानी कि कोई भी अगर आपके आसपास काम हो रहा है, बिल्डिंग बन रही है, सड़क बन रही है, वो सब कुछ रोक दिया जाएगा। दिल्ली के में BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल कार पर बैन जारी रहेगा। दिल्ली में अब भी किसी भी तरह का निर्माण नहीं हो पाएगा। 5वीं से तक के सभी स्कूल 10 नवंबर तक बंद रहेंगे। 6ठी, 7वीं, 8वीं और 11वीं के जो स्कूल हैं वो 9वीं के स्कूल वो भी बंद रहेंगे। 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं में फिलहाल कोई फिजिकल क्लासेस नहीं होंगी। दिल्ली में स्कूलों में 10वीं और 12वीं की जो क्लास है वो ही सिर्फ चलती रहेगी। दिल्ली के अंदर दिवाली के अगले दिन 13 नवंबर से 20 नवंबर तक एक हफ्ते का जो है वो ऑड इवन फार्मूला जो है वो दिल्ली में जो है लागू किया जाएगा। उस एक सप्ताह के ऑड इवन की समीक्षा करके उस समय जो प्रदूषण की स्थिति होगी उसकी समीक्षा करके फिर आगे का निर्णय लिया जाएगा। दिल्ली के अंदर 5वीं क्लास तक के स्कूल 10 तारीख तक बंद किए गए थे। आज बैठक में निर्णय लिया गया है कि 10 तारीख तक अब 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 11वीं की कक्षाएं भी जो है वो अब बंद रहेंगी 10 तारीख तक के लिए। 10वीं और 12वीं की जिनके बोर्ड एग्जाम्स हैं उनकी कक्षाएं जो हैं उनको अलाउ किया गया है। चलिए, तो आप देख रहे हैं किस तरीके से दिल्ली में प्रदूषण के हालात गंभीर होते जा रहे हैं। हर साल की ये बीमारी है और इसका अभी तक कोई परमानेंट इलाज जो है वो नहीं दिल्ली को मिल पा रहा है। हमारे सहयोगी शरद शर्मा लगातार इस पूरी स्थिति पर नजर रखे हुए हैं, उनकी रिपोर्ट देख लीजिए। दिल्ली में एक बार फिर से ऑड इवन लागू होने जा रहा है 13 नवंबर से 20 नवंबर तक, यानी कि दिवाली के अगले दिन से ही, या यूं समझे कि दिवाली के बाद वाला जो अगला पूरा हफ्ता होगा इसमें ऑड इवन लागू रहेगा। इसका मतलब यह होता है कि प्राइवेट कार ऑड और इवन नंबर के हिसाब से ही सड़कों पर चल सकेंगी। यानी कि इसे ऐसे समझिए कि अगर 13 नवंबर को दिल्ली के अंदर प्राइवेट गाड़ी चलनी है तो जो गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन नंबर आखिरी नंबर जो होता है वो जो ऑड है वही 13 तारीख को चल पाएंगी, और 14 तारीख को जिन गाड़ियों का आखिरी नंबर जो रजिस्ट्रेशन नंबर जो उनका होता है वो आखिरी अगर इवन है तो वो गाड़ियां 14 तारीख को चल सकेंगी। यानी कि 1, 3, 5, 7, 9 ये ऑड नंबर है, ये ऑड तारीखों को चलेंगे, और 2, 4, 6, 8 और बाकी 0 है ये जो है ये जो चलेंगे ये इवन तारीख में चलेंगे। दिल्ली के अंदर अब तक 3 बार ऑड इवन लागू हुआ है, जनवरी 2016 में, अप्रैल 2016 में और तीसरा नवंबर 2016 में। अलग अलग समय पर जब प्रदूषण बढ़ता है तो दिल्ली सरकार इसको लागू करती है। ये बहुत चर्चा का विषय इसलिए भी रहता है क्योंकि बहुत से लोगों को इसके दौरान परेशानी भी होती है, क्योंकि उनको अपना निजी वाहन छोड़कर या तो किसी के साथ गाड़ी पूल करनी पड़ती है या टैक्सी इस्तेमाल करनी पड़ती है। लेकिन इसका फायदा यह भी होता है कि एक तो सड़कों पर जो पोल्यूशन से एक्सपोजर है वो थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि सड़कें जो हैं उन पे जो कंजेशन और जाम की स्थिति होती है वो जो है उसमें सुधार हो जाता है, क्योंकि सड़कों पर नंबर ऑफ व्हीकल्स खासतौर से
कार जो ज्यादा जगह घेरती है, जब वो सड़कों से कुछ कम हो जाती हैं तो जाहिर सी बात है सड़कें थोड़ी सी खाली हो जाती हैं और आप अपने गंतव्य तक जल्दी पहुंच जाते हैं। जब भी ऑड इवन की घोषणा होती है तो चर्चा शुरू हो जाती है कि किसको छूट रहेगी और किस पर यह लागू होगा। तो सबसे पहली बात, ये प्राइवेट कार पर ही लागू होगा। दूसरा, टैक्सी पर यह लागू नहीं होता है। तीसरा, अभी तक देखा गया है कि महिलाओं को इसमें छूट मिलती है, यानी कि महिलाएं चाहे ऑड नंबर की गाड़ी चलाएं चाहे इवन नंबर की गाड़ी चलाएं, उनको इसमें छूट दी जाती है। साथ में इलेक्ट्रिक वाहन, सीएनजी वाहन और जो हाइब्रिड वाहन होते हैं उनको भी इसमें छूट दी जाती है, लेकिन एक स्टिकर लगवाना होता है। सरकार ने जो सेंटर्स नियुक्त किए होते हैं वहां पर एक स्टिकर लगाना होता है ताकि वो आप गाड़ी पे लगा लें। और क्योंकि गाड़ी जब चल रही है तो चलते चलते कैसे पता लगेगा ये सीएनजी है, इलेक्ट्रिक है या ये छूट वाली गाड़ी है, तो इसीलिए एक स्टिकर लगवाना होता है और उन गाड़ियों को छूट मिल जाती है। टू व्हीलर पर ये ऑड इवन लागू नहीं होता है और बाकी जो इसके अंदर छूट या जो पाबंदियां हैं वो आने वाले समय में हमें पता चलेगी। एक बहुत बड़ी बात है या एक बहुत बड़ा सवाल हर बार ही ये उठता है और राजनीति भी इस पर होनी भी चाहिए, वो ये कि क्या ऑड इवन से पॉल्यूशन कुछ कम होता है। तो इसमें दो बातें हैं। पहला, ये सुप्रीम कोर्ट ने जो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट बनाया है और दिल्ली के अंदर एक ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान बना हुआ है, उसके तहत ही आता है, यानी कि सरकार कोई अपने से इसको नहीं लेकर आती या लेकर आना चाहती। ये एक तय नियम है कि जब एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना हो जाएगा, जब हालात ऐसे हो जाएंगे तब ये करना है। तो उसी के तहत ऑड इवन की बात भी आती है कि जब हालात बहुत ज्यादा खराब हो जाएं तो जब और कुछ नहीं तो फिर ऐसे ही वेहिकुलर पोल्यूशन कम करके और सड़कों पे कंजेशन कम करके पोल्यूशन कम करने की बात आती है। अब सवाल ये कि क्या इससे पोल्यूशन कम होता है। तो साल 2019 में केंद्र सरकार ने संसद के अंदर ये बात मानी थी कि हाँ, कुछ कम इस ऑड इवन से जो पॉल्यूशन है वो कुछ कम जरूर होता है, लेकिन अकेले एक कारक या एक फैक्टर नहीं होता है पॉल्यूशन कम करने का या बढ़ाने का। दिल्ली से मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर जो है वो गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। आसमान में जो स्मॉग है वो आपको उसकी चादर फैली हुई नजर आएगी। दिल्ली में एक बार फिर से अगर आप देखें तो गैस चैम्बर जैसी आप स्थिति जो है वो बिल्कुल बनती जा रही है। दिल्ली में औसत AQI फिलहाल 440 है, फरीदाबाद में 426, गाजियाबाद में 413 और नोएडा में AQI जो है वो 403 है, यानी कि अति गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। ग्रेटर नोएडा की स्थिति जो है वो मामूली सुधार उसमें वहां दिख रहा है, वहां AQI 396 है जो भी गंभीर श्रेणी में आता है। दिल्ली में हेल्थ इमरजेंसी जैसे हालात बने हुए हैं। यहां बीते कई दिनों में आसमान में धुंध, जिसको आप फॉग ना समझें, ये पोल्यूशन मिला हुआ स्मॉग है, वो दिखाई पड़ रहा है। जमीन से तो हम और आप इसे देख पा रहे हैं, आसमानी ऊंचाई से भी दिल्ली पर प्रदूषण का जो पहरा है वो नजर आ रहा है। दिल्ली की सबसे ऊंची इमारत श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविक सेंटर यानी कि MCD के दफ्तर से हमारे सहयोगी परिमल की ये रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हम दिल्ली की सबसे ऊंची इमारत श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविक सेंटर पर हैं और जो हेल्थ इमरजेंसी जैसे हालात बने हैं दिल्ली में, उसकी तस्वीर दिखानी जरूरी है कि किस तरीके से दिल्ली धुंधली है। ये दिल्ली की तस्वीर है और आप देखिए कि धुंध ने किस तरीके से डेरा डाला हुआ है, स्मॉग जिसको कहते हैं। और सामने में जो लाल कलर की बिल्डिंग दिख रही है वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है और अजमेरी गेट का वो साइड है। बाकी जगहों पर आप समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके से दूर दूर तक अगर नज़र दौड़ाएं तो विजिबिलिटी ना के बराबर आएगा और विजिबिलिटी से ज़्यादा दिक्कत इस आबो हवा को लेके सांस में दाखिल होता जहर है। और इस तरीके से आप देखिए ये पुरानी दिल्ली का इलाका है और पुरानी दिल्ली में आप कितनी दूर तक देख पा रहे हैं वो समझिए। सामने में ये जो गाड़ियाँ खड़ी हैं रामलीला मैदान है और जहाँ पे हमने देखा कि किस तरीके से धरना प्रदर्शन को अंजाम दिया जाता है। और दूर दूर तक आप देखिए कि इसके आगे पुरानी दिल्ली का इलाका है। पुरानी दिल्ली में आप कहाँ तक देख पा रहे होंगे समझिए। और इस तरीके का जो प्रदूषण का चादर है, उसके बाद AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत बदतर हो चुका है और सीवियर कैटेगरी में है, जिसके बाद कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट को ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान 4 लगाना पड़ा है। और ये ज़मीन पर जो आप देख पा रहे हैं उससे ज़्यादा बेहतर
हमने सोचा कि आपको आसमान की ऊंचाई से दिखाई जाए कि फिलहाल राजधानी दिल्ली की तस्वीर किस तरीके की है, जो दमघोंटू हवा है उसकी चादर किस तरीके से फैली हुई है, वो आप यहाँ से इस श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविक सेंटर से आप देख सकते हैं। 28 मंजिल तक लिफ्ट है और उसके ऊपर 3 मंजिल सीढ़ियों के जरिए हम चढ़कर आए हैं, यानी 31वीं मंजिल से आपको दिखा रहे हैं ये दिल्ली की वो तस्वीर जिसके बाद अब प्रशासन हरकत में है। अरविंद केजरीवाल बैठक लेने वाले हैं, बैठकों का दौर चल रहा है। एजेंसियों को कहा गया है कि वो सुनिश्चित करें कि किस तरीके से जो ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। और आप इस तरीके से समझिए ये सेंट्रल दिल्ली की तरफ का इलाका जो है वो देखिए किस तरीके से धुंधली चादर में है। आगे भी आपको चल के दिखाते हैं ताकि आप समझ पाएंगे बेहतर तरीके से कि दिल्ली की स्थिति अभी क्या है, क्योंकि जब ज़मीन से आप देखते हैं तब भी आपको ये चादर नज़र आता है जो प्रदूषण का चादर है, और ऊपर आसमान की ऊंचाई से आप ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि ये जो हालात बने हैं जिसमें स्कूल को ऑनलाइन मोड में जाने की सलाह दी गई है। बच्चे और बुजुर्गों को जिनको कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम है या कुछ क्रॉनिक डिजीज़ है, उन लोगों को सीधे तौर पे सलाह है कि घर से बाहर जितना कम हो निकलें, ना के बराबर निकलें। साथ में ट्रकों की एंट्री बैन कर दी गई है। लाइट कमर्शियल व्हीकल्स हों उनकी एंट्री पे पाबंदी है कुछ शर्तों के साथ। जो मीडियम गुड्स व्हीकल्स हैं उन पे पाबंदी की बात है। सरकारी दफ्तरों को कहा गया है कि वो 50% की कैपेसिटी पे वर्क फ्रॉम होम को सुनिश्चित करें। सेंट्रल गवर्नमेंट के दफ्तरों को भी इसी तरीके के अपने कर्मचारियों के लिए व्यवस्था करने की बात कही गई है। तो ये तमाम चीज़ें सीधे इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि किस तरीके से हेल्थ इमरजेंसी जैसा हालात जो है वो राजधानी दिल्ली में बन चुका है। और इसमें सीधे तौर पर यह कहा गया है कि फार्म बर्निंग और हवा की कम स्पीड इस प्रदूषण की सबसे बड़ी वजह है फिलहाल। और इसके अलावा भी जो प्रदूषण की वजहों में कहें तो बाकी चीज़ें भी हैं, लेकिन आप समझिए कि किस तरीके से अब देखिए ये गाड़ियां आपको नज़र आ रही होंगी और किस तरीके से अभी धूप थोड़ा सा निकला है तो स्थिति थोड़ी सी बेहतर हुई नज़र आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ भी अगर आप देखें तो आप समझ सकते हैं कि अगर इस तरीके का एक्शन लेना पड़ा है, इस तरीके की हरकत है ज़मीन पर एजेंसियों के जरिए, सरकारी तंत्र के जरिए, तो आखिर इसके पीछे क्या वजह है और किस तरीके के हालात दिल्ली में बने हैं, दिल्ली एनसीआर में। उसके बाद ये एक्शन मोड में तमाम तंत्र आपको नज़र आ रहा होगा। और ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान 4 सबसे आखिरी चरण होता है लगाने का, यानी इसमें यह भी सलाह है कि ऑड इवेंट पर भी विचार किया जाए। तो हो सकता है कि जो बैठक है उसमें इस बात को लेकर भी चर्चा हो और उस पर कोई सहमति बने, क्योंकि तमाम चीज़ों को लेकर कहा गया है जो कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलेशन वेस्ट है उसको लेकर भी चीज़ें सुनिश्चित करने को कहेगी कि उस तरह की एक्टिविटी नहीं हो। बाकी चीज़ें भी हमने बताई और इस तरीके की हालात जो है वो फ़िलहाल दिल्ली में है, जहाँ पे प्रदूषण का चादर आपको दूर दूर तक नज़र आ रहा होगा। और ये गाड़ियाँ आप देखिए, आप समझ सकते हैं कि किस ऊंचाई से आपको ज़मीनी हालात दिखाने की ये कोशिश की जा रही है, ताकि आप समझ पाएँ कि इस तरीके से अगर हरकत में तमाम एजेंसियाँ हैं तो उसके पीछे आखिर क्या वजह है। इस तरह के मौसम पे 2 पंक्तियाँ याद आती है, हालात जिस्म सूरत जहाँ और भी खराब, चारों तरफ खराब, यहाँ और भी खराब। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। वहीं दिल्ली से करीब 200 किलोमीटर दूर अगर आप आगरा जा रहे हैं, क्योंकि देश में सबसे ज़्यादा जो टूरिस्ट हैं वो आगरा में आते हैं, ताजमहल देखने आते हैं, तो वहाँ पर भी प्रदूषण की जो मार है उससे आप बच नहीं पाएंगे। यहाँ ऐतिहासिक ताजमहल धुंध की चादर में लिपटा हुआ दिखाई पड़ेगा। दूर से ताजमहल धुंधला नज़र आ रहा है। हम हवा में जो PM 2.5 और धूल की मात्रा है उसके बढ़ने से ये स्थिति पैदा हुई है, जहां लोगों को सांस लेने में दिक्कत भी हो रही है। और अगर दिल्ली से अगर आप सोचें कि चलिए बाहर चले जाते हैं, मुंबई जाने का अगर आपका इरादा हो, तो वहां पर भी जो हवा की गुणवत्ता है वो खराब स्थिति में ही बनी हुई है। लगातार AQI जो है उसका जो स्तर है वो खराब बना हुआ है, बढ़ता जा रहा है। इसके बीच केंद्र सरकार की एक टीम जल्द ही मुंबई का दौरा करेगी। फिलहाल मुंबई की जो AQI है वो 150 से 200 के बीच में बनी हुई है, जो मध्यम से खराब श्रेणी की स्तर की हवा मानी जाती है।
मुंबई में खराब होती हवा की गुणवत्ता ने न केवल महाराष्ट्र सरकार बल्कि केंद्र सरकार की भी चिंता बढ़ा दी है और यही वजह है कि इस हफ्ते जो केंद्र सरकार की टीम है वो मुंबई का दौरा करने वाली है और जो कुछ कदम फिलहाल बीएमसी की तरफ से उठाए जा रहे हैं क्या वो पर्याप्त है, इसकी भी जांच जो है वो केंद्र सरकार की स्वास्थ्य विभाग और एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट की टीम जो है वो करती हुई दिखाई देगी। फिलहाल मुंबई में क्या स्थिति है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जो फिलहाल मुंबई का AQI लेवल है वो मॉडरेट है, 150 से 200 के बीच में बताया जा रहा है और मुख्य तौर पर ये मध्यम से एकदम खराब श्रेणी की ओर फिलहाल जाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस बीच बीएमसी जो है वो बहुत सख्त रुख अपनाते हुए दिख रही है। बीएमसी की तरफ से गाइडलाइंस जारी की है, कई लोगों पर सख्ती से कार्रवाई, जो नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि सामने एक बिल्डिंग दिख रही है जहां कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। इसी तरह से अलग अलग जगहों पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और हरे कलर के तिरपाल लगाने के निर्देश जो है वो बीएमसी की तरफ से दिए गए हैं। मुख्य तौर पर मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने भी प्रदूषण से निपटने के लिए जो लोकल बॉडीज़ है महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों पर उन्हें प्लान तैयार करने के निर्देश दिए हैं। दरअसल एक जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि जिस तरह से हवा की गुणवत्ता खराब हो रही है उसकी वजह से कई लोगों को कई तरह की बीमारियों का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टर्स भी इसको लेकर सचेत रहने के लिए कह रहे हैं और यही वजह है कि हर तरह के उपाय फिलहाल सरकार निर्देश दे रही है। लेकिन कंस्ट्रक्शन के मुंबई में लगभग 6000 बड़े कंस्ट्रक्शन के काम जगह जगह देखने को मिल रहे हैं। फिर चाहे मेट्रो की बात हो, कोस्टल रोड की बात हो या फिर नए नए ब्रिज बनाने की बात हो, तो उसकी वजह से जो हवा की गुणवत्ता है वो यहाँ पर मॉडरेट दिखाई दे रही है और इसको लेकर बहुत चिंता भी जो है वो व्यक्त होती दिखाई दे रही है। इसके अलावा ये भी बात समझ में आ रही है कि 5 साल से कम और 60 साल से ऊपर के जो लोग हैं उन्हें थोड़ा चिंता करने की यहाँ पर ज़रूरत है। अगर ज़रूरत ना हो और अगर वे बाहर निकल रहे हैं तो मास्क का इस्तेमाल करके ही बाहर निकले, इस तरह की भी बात जो है वो कही जा रही है। तो चिंता की बात निश्चित तौर पर है क्योंकि जो हवा की गुणवत्ता है मुंबई में वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी खराब श्रेणी में जाती हुई दिखाई दे रही है और यही वजह है कि न केवल महाराष्ट्र सरकार बल्कि केंद्र सरकार भी इसको लेकर चिंतित है और आने वाले दिनों में और कड़े कदम जो है उठाने की यहाँ पर बात कही जा रही है। मुंबई से कैमरा पर्सन अमित पवार के साथ रौनक कुकड़े, NDTV इंडिया के लिए। चलिए अब राज्यों की जंग, यानी कि जो 5 अहम राज्य हैं उनके जो चुनाव कल से शुरू हो जाएंगे। मिजोरम में एक चरण के अंदर उनकी 40 जो विधानसभा सीटें हैं उस पर चुनाव होंगे और कल साथ ही साथ 20 सीटें छत्तीसगढ़ की जो हैं नक्सल प्रभावित, उन पर भी चुनाव होगा। मिजोरम में कल सुबह वोट डालने शुरू हो जाएंगे, जहां पर सत्तारूढ़ मिजो नेशनल फ्रंट, विपक्षी जोराम पीपल्स मूवमेंट और कांग्रेस के साथ साथ ये त्रिकोणीय यहां पर मुकाबला है। एक आध सीटों पर बीजेपी ने भी अपना जो मजबूत उम्मीदवार हैं उतारे हैं। मिजोरम की 40 सीटों में बीजेपी 23 सीटों पर ही चुनाव लड़ रही है। वहां मतदान की आखिरी तैयारियां जोरों पर हैं। सबसे पहले जरा आपको कुछ रिएक्शंस जो हैं वो उस पर सुनवाते हैं। In the pre-polling stage, a lot of election campaign took place and a lot of leaders from across India had come here for campaigns. So the security arrangements were made for them and all went so far peacefully. And our polling parties along with the police deployment have reached most of the polling station. And by today afternoon they would all be stationed there. As far as the security situation is concerned, Mizoram remains a peaceful state and we expect that the polling process tomorrow will be peaceful and incident free without any problem. चलिए सीधे चलते हैं, हमारे सहयोगी रत्नदीप चौधरी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रत्नदीप, कमाल का ये राज्य है मिजोरम, बड़ा अलग मिजाज रहता है यहाँ पर, इलेक्शन कैंपेनिंग भी बड़े अलग अंदाज में होती है, लेकिन इस बार कितना असर मणिपुर का यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है? कल वोटिंग होने वाली है, किस तरीके से एक तरफ लग रहा है कि सारे जो बीजेपी के एलाइज हैं, कांग्रेस है, सभी बीजेपी के खिलाफ ही चुनाव लड़ रहे हैं।
देखिए, बीजेपी की बात करें तो इस बार बीजेपी 23 सीटों में लड़ रही है, तो उम्मीदवारों की संख्या तो बीजेपी ने बढ़ा दी है। एक कोशिश बीजेपी ने ज़रूर की है कि मिजोरम, जो कि एक क्रिश्चियन डोमिनेटेड स्टेट है, 87% वोटर यहाँ पे क्रिश्चियन है, वहाँ पे एक अपना ये जो इलेक्टोरल बैटल में एक प्रभाव वो भी रख पाए, इसकी कोशिश बीजेपी ने की है। मगर अगर ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो बीजेपी का दबदबा सिर्फ कुछ गिने चुने कॉन्स्टिट्यूंसीज में है। अगर मामिद ज़िले की बात करें, वहाँ पे कुछ इलाके हैं जहाँ पे कि जो एथनिक माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं, जैसे चकमा कम्युनिटी है या फिर ब्रू कम्युनिटी है, इनके इलाके में जहाँ पे इनका वोट प्रभाव रखता है या फिर डिसीजन मेकिंग फैक्टर होता है, वहाँ पे 1-2 सीटों में बीजेपी की जीतने की या फिर 2 से 3 सीट में बीजेपी जीत हासिल कर सकती है। मगर ये भी इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि मिजोरम के 40 सीटों में लगभग 18 सीट ऐसे हैं जहां पे कि 3 से 5 उम्मीदवार जो मुख्य पार्टी हैं इन सब से हैं। तो इस बार मिजोरम में एक मल्टी कॉर्नर फाइट बहुत ज़्यादा सीटों में हो रही है। इसके पहले देखा जाता था कि मिजोरम में हमेशा एक सीधी टक्कर होती थी कांग्रेस या फिर जो सत्तारूढ़ मिजो नेशनल फ्रंट है इसके बीच। मगर पिछले चुनाव में हमने देखा कि जो जोरम पीपल्स मूवमेंट, तब ZPM एक रजिस्टर्ड पार्टी नहीं थी, उनके कैंडिडेट इंडिपेंडेंट वो लड़े और वो उन्होंने 8 सीटों में जीत हासिल की थी, मगर बाद में एक बाई इलेक्शन में उनके एक कैंडिडेट हार गए। तो जोरम पीपल्स मूवमेंट ZPM इस बार इस चुनाव में एक नए प्रतिद्वंदी के रूप में उभर के आई है, 40 सीटों में लड़ रही है, नई पार्टी है। और जानकारों का ये दावा है कि एक चुनावी इस बार जो चुनावी माहौल है यहाँ पे, इस चुनावी माहौल में एक नई चमक देने की ज़रूर कोशिश ZPM ने की है। मगर अगर ZPM की हम बात करें तो इसका जो रुझान है वो जो यंगस्टर्स जो हैं वो ज़्यादा अर्बन एरियाज़ में इसके तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और इस बार मिजोरम में लगभग 60% वोटर 40 साल की उम्र के नीचे है। तो ZPM का एक तो प्रभाव है, मगर MNF को आप बाहर नहीं रख सकते हो, बहुत पुरानी पार्टी है। जोरामथंगा बहुत बड़े नेता है, और जिस तरह से जो मणिपुर में जब हिंसा हुई, वहां से जब ट्राइबल लोग यहाँ पे शरणार्थी बन के आए, तो जिस तरह से उन्होंने शेल्टर दिया, तो वो जो उनकी जो छवि है, उस छवि को आगे लेके MNF आगे बढ़ रही है। और कांग्रेस का भी अभी भी मिजोरम में एक वोट बैंक है। पिछले चुनाव में कांग्रेस बहुत बुरी तरह से हारी, मगर 30% वोट उसके पास है। तो एक तरफ से छोटा राज्य है, 40 सीट है और 8 लाख से कुछ ज़्यादा वोटर्स है, तो जो मार्जिन रहता है वो विनिंग मार्जिन बहुत कम रहता है। तो काटे की टक्कर बहुत सारे सीट में होने की आशंका है। जी, मिजोरम में 50% से ज़्यादा ऐसी सीटें हैं पिछले चुनाव में थी जिसमें जो विनिंग मार्जिन है वो 1000 से कम वोटों पर सीटें डिसाइड हुई हैं। तो ये बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट होगा और देखना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और दूसरा, कांग्रेस के लिए भी ये महत्वपूर्ण होगा कि क्या नॉर्थ ईस्ट में जिस तरीके से कांग्रेस का सफाया हुआ है, वो दोबारा से मिजोरम में स्थिति में आ सकती है कि वहां से अपना नॉर्थ ईस्ट के चुनाव के लिए, पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए कम से कम एक संदेश दिया जा सके। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां पर पहले चरण में विधानसभा चुनाव जो है उसमें बस्तर का जो इलाका है, सुरक्षा जहां पर माओइस्ट इंसर्जेंसी की समस्या है, वहां पर जबरदस्त सुरक्षा के बीच में 20 सीटों पर कल चुनाव होना है। यहां पर 12 सीटें जो हैं वो बस्तर के इलाके में आती हैं, जहां पर सुरक्षा के इंतजाम जो हैं इस पर वहां पे जो IG हैं छत्तीसगढ़ में, उन्होंने NDTV को पूरी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 150 जो मतदान केंद्र हैं वहां पर हेलीकॉप्टर से कर्मचारियों को भेजा गया है और हम पूरी सुरक्षा के बीच में बिना किसी भय के मतदान कराएंगे। हमारे सहयोगी जुल्फिकार इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जुल्फिकार, छत्तीसगढ़ का चुनाव जो है वो अब बहुत इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। पिछली बार अगर 2018 की बात करें तो ये जो 20 सीटें थी, यहां पर कांग्रेस का बहुत बढ़िया प्रदर्शन रहा था। तो इस बार भी कांग्रेस चाहेगी कम से कम इस पर एक बड़ी लीड के साथ कोशिश करके आगे निकला जाए।
बिल्कुल कांग्रेस की तो मंशा यही होगी कि बड़ी से बड़ी जीत हासिल की जाए, क्योंकि पिछली बार अगर देखें तो इन 20 विधानसभा सीटों में जहां पे कल मतदान होना है प्रथम चरण में, उनमें से 19 सीटें मौजूदा समय में कांग्रेस के पास हैं। सिर्फ पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की राजनांदगांव सीट सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के पास है। तो ऐसे में कांग्रेस की अपनी स्ट्रेटेजी है और अपनी रणनीति है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत लगाई है, क्योंकि ये कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ में सरकार उसी की बनती है जहां से बस्तर में जिसकी ज़्यादा सीटें होती हैं। तो प्रथम चरण में नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, जिसमें संवेदनशील अति संवेदनशील इलाके शामिल हैं, जिसमें बस्तर की 12 सीटें हैं, राजनांदगांव की 6 सीटें हैं, कवर्धा और पंडरिया 2 सीटें मिला के 20 विधानसभा सीटें हैं। तो अब कल के मतदान की बात करें तो तमाम तैयारियां कर ली गई हैं, बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किया गया है। मैं इस वक्त जहां पे मौजूद हूं वहां पे भी सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं नारायणपुर में, और 150 से ज़्यादा पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं बस्तर के जहां पर हेलीकॉप्टर के जरिए पोलिंग पार्टी को भेजा गया है। तो तैयारियां पूरी हैं। उस कल सुबह 7 बजे का इंतजार है, जब पहले प्रथम चरण के मतदान के लिए मतदान प्रक्रिया शुरू होगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुल्फिकार हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कल सुबह से जो 7 से 3 का समय बस्तर में रहेगा, जहां पर नक्सल प्रभावित इलाकों में मतदान होना है, पूरी तरफ से कोशिश झोंकी गई है दोनों पार्टियों की ओर से। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन के में 7 रैलियां करेंगे। 7 नवंबर को उनकी एक रैली होगी। 8 और 9 नवंबर को भी प्रधानमंत्री राज्य के अलग अलग जगहों पर रैलियां करेंगे। 7 नवंबर को प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश के सीधी जिले में रैली करेंगे। उसके अलावा छत्तीसगढ़ के बिश्रामपुर में भी उनकी सभा होगी। 8 नवंबर को मध्य प्रदेश के दमोह में, उसके बाद गुना और मुरैना में उनकी 3 रैलियां होंगी। 9 नवंबर को जो कार्यक्रम है वो मध्य प्रदेश में 3 रैलियों का है। इसके अलावा राजस्थान के उदयपुर में भी उनकी सभा रखी गई है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए जो उनका ट्रम्प कार्ड है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनको पूरे तरीके से पूरी ताकत के साथ इस इलेक्शन में बीजेपी ने अब सामने ला दिया है। चलिए अब राजस्थान की बात करते हैं, जहां पर भी चुनाव है। 25 तारीख को राजस्थान में चुनाव होंगे। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज सरदारपुरा सीट से उन्होंने अपनी जो पर्चा है, अपनी कैंडिडेचर है, वो भर दिया। 25 नवंबर को होने वाले मतदान के लिए आज नामांकन का आखिरी दिन है। नामांकन के बाद अपने विधानसभा क्षेत्र में वो रैली भी करेंगे। यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष भी उनके साथ शामिल होंगे। पर्चा भरने से पहले गहलोत अपनी बहन के घर पहुंचे और उनका आशीर्वाद भी लिया। देखिए, हम अपना जो है धर्म निभाया है। जो मैंने सीखा, अनुभव प्राप्त किया, वो अनुभव मेरे पूरे राजस्थानी सेवा के नाम काम आया। कभी बीजेपी में अब जनता पे है, वो क्या फैसला दे, माई बाप जनता ही होती है। बागियों के लिए क्या कहेंगे सर आप? और मेरा मानना है कि इस बार लगता ऐसा है, जनता का मूड विशेष रूप से गाँव के अंदर भी, ढाणियों तक में ये माहौल है, शहरों में माहौल है कि इस बार सरकार रिपीट हो सकती है। 156 सीट का सर जो टारगेट था, सरकार रिपीट होने जा रही है। राजस्थान में सत्ताधारी कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियां जमकर चुनाव प्रचार कर रही हैं, पूरी ताकत झोंक रही हैं। वहां जनता के मन में क्या चल रहा है, ये जानने के लिए हमारे सहयोगी सुमित अवस्थी जयपुर पहुंचे। उन्होंने वहां पर लोगों से बात की, महिलाओं से बात की, और उन्होंने क्या क्या अपने मुद्दे बताए वो आपको सुनवाते हैं। हम बहुत सोच समझ के जानबूझकर ऐसी जगह पर पहुंचे हैं जहां पे हमको हर तबके के लोग मिलने वाले हैं, और हम खास तौर पर ऐसे लोगों को ढूंढने वाले हैं जो राजस्थान की आत्मा है, जड़ है, मूल है, और जिनकी वजह से राजस्थान के चुनाव दिलचस्प हो जा रहा है। तो ये जो अंतिम व्यक्ति है, जिसके बारे में महात्मा गांधी ने कभी सोचा था कि अंतिम व्यक्ति तक फायदा पहुंचना चाहिए, तो अंतिम व्यक्ति क्या चाह रहा है, क्या उस तक सरकारी फायदे पहुंच रहे हैं, नहीं पहुंच रहे हैं, ऐसे ही लोगों से बात करते हैं। इस जगह पर मौजूद क्लॉक टावर में जो लोग मौजूद हैं। क्या नाम है चाचा आपका? हमारा नाम मोहन राम जी। मोहन राम जी, कैसे हैं आप? अच्छा है सर। कैसा चल रहा है काम धंधा? काम धंधा दिवाली का है, थोड़ा बहुत चलेगा ही अब तो सर, ऐसी बात है। तो अंतिम व्यक्ति महात्मा गांधी बोलकर गए कि अंतिम व्यक्ति का ध्यान रखना है, तो आप लोगों का ध्यान रखा जा रहा है? समाज की सरकार जो है आप लोगों तक सुविधा पहुंचा पा रही है? सुविधा आती तो है थोड़ी बहुत, मतलब किस तरह की सुविधाएं मिल जा रही हैं? क्या करें अब, कुछ काम तो होता है, सड़कें वगैरह बन जाती है कॉलोनी की, हमारे काम थोड़ा बहुत हो जाता है, तो अच्छा ही है सर।
आपके खाते में पैसा आ रहा है? मेरा खाता नहीं है सर, घरवाली का है, पैसा है इसका। घरवाली के खाते में आ रहा है? नहीं आया, अभी तक नहीं आया। वो खाता ही बंद कर दिया क्या मालूम। अनाज आ रहा है? हाँ, अनाज तो आता। अनाज मिल रहा है? 2 आदमी का आता है सिर्फ 10 किलो। 2 आदमी के नाम है हमारे। क्या क्या चाहिए आपको? सरकार अगर आपसे पूछे कि आपको क्या चाहिए तो क्या कहेंगे? क्या थोड़ा बहुत सस्ती वाला भी करे सर, महंगाई बहुत हो गई है। गरीब आदमी, हम फूड पॉलिश वाले क्या खा सकते हैं? कुछ नहीं, बच्चे भी नहीं पढ़ा सकते। क्या नाम हुआ आपका? मोहनलाल। मोहनलाल जी, सरकारें कहती हैं कि हम गरीब के लिए काम करते हैं, हम समाज के अंतिम व्यक्ति तक मदद पहुंचाना चाहते हैं। मदद पहुंच रही है आप तक? मदद पहुंच रही है सर। क्या क्या मदद पहुंची है? मदद यही है, अभी तो फ्री का अनाज मिल रहा है। अभी 3 महीने हो गए वो पैकेज मिल रहा है, उसमें 1 किलो तेल है, 1 किलो शक्कर है और बाकी मिर्ची दाल वगैरह। और इलाज विलाज के लिए जरूरत पड़ती है कभी? इलाज बिल्कुल फ्री चल रहा है हमारा। काकी माँ नमस्ते। किसको वोट करेंगी? वोट तो मैंने घंटा घर में देख तो जगह नहीं मिलती है, जगह दो। दूसरी बात सहायता नहीं है रे, मान कर फोन वगैरह कुछ नहीं आया, नहीं राशन है तो फोन नहीं मिला आपको? फोन कुछ नहीं मिला है हमारे घर। आपका वोट कहाँ पर है? यहीं पर है जोधपुर में? वोट मसूरिया में पड़े, बाबर फाटक का। तो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? थैला मिला कि नहीं मिला? कुछ नहीं मिलता हमारा तो बंद है, राशन ही बंद है। क्यों नहीं मिल रहा आपको? मिल रही नहीं है, दे रही नहीं है कि आप राशन है नहीं है। मैं पूछ के आया, वो सब उनको तो मिल रहा है वहाँ। हमारा नहीं मिल रही है, मैं झूठ नहीं बोलूँ। राशन क्या आप चल रही नहीं है, आप रहो ही नहीं हो जोधपुर में। तो ऐसे में तो आपका मुख्यमंत्री हार जाएंगे। मुख्यमंत्री ध्यान नहीं करे, बस क्या ही करा। ये किसकी किस्मत का ताला है ये जो लगाएगा उसकी किस्मत का ताला है। ये लगा ले, ताला खुलेगा इससे? किसकी किस्मत का ताला खुलेगा इससे? इसका ताला राजस्थान में तो अशोक जी का खुलेगा, केंद्र में मोदी जी का। अच्छा, अब मोदी जी को भी लाएंगे केंद्र में, राजस्थान में अशोक जी को लाएंगे। ऐसा क्यों बोल रहे हो? हम तो ये चाहते हैं हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुस्लिम का भाईचारा बना रहे, केंद्र में मोदी जी आए, राजस्थान में अशोक जी आए। ये बहुत अच्छी तस्वीर हो जाएगी, हिंदू मुसलमान सब साथ मिलकर रहें, यही आप चाहते हैं। आपका नाम क्या हुआ? याकूब भाई, ये बताइए, सरकार कहती है कि हम गरीब आदमी के लिए काम कर रहे हैं, समाज के अंतिम आदमी तक हमारी मदद जानी चाहिए, इसीलिए हम योजनाएं बनाते हैं। आपको लगता है जो वो कहते हैं वो कर पाते हैं? वो जैसे कहते हैं ना कि हम ये योजना निकाल रहे हैं, वो योजना तो निकलती है, पर गरीब आदमी जो जाता है ना वहाँ चक्कर लगा लगा के परेशान हो जाता है। जैसे आज मैं हूँ, अब गवर्नमेंट ने बोला हुआ 50,000 रुपये का लोन है, तो मैं बैंक गया, वो लोन अभी तक नहीं हुआ, पेंडिंग पड़ा है। अगर 50,000 रुपये के चक्कर के अंदर हम 15 दिन अपना धंधा छोड़ के बैंक के चक्कर काटेंगे तो ऐसे 50,000 रुपये लोन लेने से क्या मतलब? 15 दिन या मजदूरी करेंगे ना बैठ के हम, वो काम आएगी ना? सरकार योजनाएं निकालती है पर वो योजनाएं बीच में ही गरीबों तक पहुंचती भी नहीं है। एक आखिरी बात बताइए मुझे, क्या आपको लगता है सरकारें चाहे किसी की भी हो, कमल की हो, पंजे की हो, वो वाकई में गरीब के लिए काम करती है या सिर्फ अपने लिए काम करती है, अपनी जेबें भरती है? ये सिर्फ वादे होते हैं ना, जो ये 4.5 साल तक कोई वादे याद नहीं आते नेताओं को। जैसे ही चुनाव नज़दीक आते हैं ना, 6 महीने बाकी है चुनाव में, अब देख लो 1100 रुपये की गैस की टंकी आ रही थी, अशोक जी ने मोदी जी से पहले 200 रुपये कम कर दिए, 1 महीने बाद मोदी जी ने 200 रुपये कम किए। जो ये काम 4.5 साल पहले करना चाहिए था ना, वो 4.5 साल बाद हो रहा है। मैं तो कहता हूँ आप 4.5 साल जनता को महंगाई से मुक्ति कराओ, 6 महीने आप महंगाई चला दो, इसमें जनता भी खुश हो जाएगी, नेताजी भी खुश हो जाएंगे। अब नेताजी क्या करते हैं, 4.5 साल महंगाई चलाते हैं, जैसे ही चुनाव आते हैं 6 महीने कम है कि गैस की टंकी है 500 रुपये में दे दो। ये काम नेताजी को करना है तो 4.5 साल 500 रुपये में टंकी दो। केंद्र सरकार आज से दिल्ली एनसीआर में रियायती दरों पर आटा बेचने का काम करेगी। इससे भारत आटा का नाम दिया गया है। जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर। दिल्ली एनसीआर इलाके में सस्ते रेट पर भारत आटा बेचने की तैयारी बड़े स्तर पर शुरू हो गई है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं करीब 50 मोबाइल वैन्स हैं और ऐसे करीब 130 मोबाइल वैन के जरिए नेफेड और एनसीसीएफ दोनों जो सरकारी एजेंसियां हैं वो भारत आटा की बिक्री की शुरुआत करेंगी। और शुरुआत में जो इसकी रेट तय की गई है वो 27.5 रुपये प्रति किलो है
और एक बैग होगा 10 किलो का, जिसकी कीमत 275 रुपये तय की गई है। और ये कवायद ऐसे वक्त पर शुरू की गई है जब बाज़ार में गेहूं की जो कीमत है, आटा की जो कीमत है, वो औसतन जितनी होती है इस सीज़न में उससे ज़्यादा बढ़ चुकी है। और कोशिश ये है कि इस पहल के ज़रिए आम लोगों को राहत दी जाए। इसके साथ ही नेफेड और एनसीसीएफ के आउटलेट पर आप देख सकते हैं दाल 60 रुपये प्रति किलो इसकी बिक्री पहले से चल रही है। प्याज जो कि अभी भी काफ़ी महंगा है वो भी 25 रुपये प्रति किलो की रेट से नेफेड और एनसीसीएफ के आउटलेट्स पर बेचा जा रहा है। और अब रीलॉन्च किया जा रहा है भारत आटा के जो ब्रांड है उसके बिक्री को। और आप देख सकते हैं ये रेट 27.5 रुपये प्रति किलो है। और आज से दिल्ली एनसीआर इलाके में करीब 130 इस तरह की मोबाइल वैन्स के जरिए सस्ते रेट पर भारत आटा की बिक्री शुरू हो रही है। अशोक महाले के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।